हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक का एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में सारे ग्राफ्स केमिस्ट्री के मैंने कवर किए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आस्क्ड ग्राफ है। तो आइए वन बाय वन मैं सारा आपको समझा देता हूँ। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक का बटन दिख रहा है, उसको लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ सोल्यूशन के हेनरीज लॉ के ग्राफ है। अब आपको पता है हेनरी लॉ की इक्वेशन क्या होती है सर? P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहां पर P प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, X होता है मोल फ्रैक्शन, और जो के एच होता है इसे हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कि मोल फ्रैक्शन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे जैसे आप देख सकते हो, मैंने एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ले लिया है और वाई एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ले लिया है। तो जैसे जैसे मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूं तो वी कैन इजीली सी कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या है? वाई एक्सिस पे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। और अगर अपन ने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी होगी तो हमने पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स प्लस सी। तो इसके अंदर अगर x का जो कोफिशिएंट है या मोल फ्रैक्शन का जो कोफिशिएंट है वो इस ग्राफ का स्लोप है। कई बहुत बार इसका ये भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि स्लोप क्या होगा हेनरी लॉ के ग्राफ का? तो स्लोप होगा आपका हेनरी लॉ का कांस्टेंट। The slope of Henry's law, the slope of partial pressure and mole fraction gives Henry's law constant। तो ये आ गई आपकी पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ के ग्राफ हम दो तरीके से देखते हैं, एक आइडियल सोल्यूशन के लिए देखते हैं और एक नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। तो क्या होता है, आपको अभी मैंने बताया था, अगर एक सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो मैंने सॉल्वेंट को 1 और सॉल्यूट को 2 मान लिया है। दोनों का जो प्रेशर होता है उसके अपने अपने मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। क्लियर? जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर कांस्टेंट मैंने P1 नॉट लिया है। अब ये सर ये P1 नॉट क्या चीज है? P1 नॉट वो प्रेशर है जब कंपोनेंट के अंदर, सोल्यूशन के अंदर सिर्फ 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब P1 नॉट इज दी प्योर फेस ऑफ कंपोनेंट 1 का प्रेशर। उसी तरीके से P2 नॉट क्या है? प्योर फेस ऑफ कंपोनेंट 2 का प्रेशर व्हेन कंपोनेंट 1 इज नॉट प्रेजेंट। क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। वो दूसरी बात है, वो हम कहीं और करेंगे। अभी हम ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो सर ऑब्वियस बात है जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों कंपोनेंट के सम के बराबर होगा, P1 प्लस P2। P1 की जगह ने P1 नॉट X1 लिख दिया, P2 की जगह P2 नॉट X2 लिख दिया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर अपन एक सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो अगर मैं X1 प्लस X2 का सम क्या लिख सकता हूं? 1। तो यहां मैंने क्या किया है? X2 की जगह 1 माइनस X1 लिख दिया है। तो मेरी फाइनल इक्वेशन टोटल प्रेशर की आ गई P1 नॉट X1 प्लस P2 ब्रैकेट 1 माइनस X1। अब इससे भी राउल्ट्स लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो सामने आता है कि जो टोटल प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो आइदर इट कैन बी X1 और इट कैन बी X2। आइए अब अपन इस ग्राफ को स्टडी करते हैं बहुत डिटेल में। तो अब क्लियरली कह सकता हूं, देखो मैंने क्या किया, इस ग्राफ को बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेकर चालू किया है और इधर मोल फ्रैक्शन 1 का 0 कर दिया है। मतलब कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा हूं। अगर x1 1 होगा तो आप अपने आप बता सकते हो, अगर x1 1 होगा तो x2 कितना होगा? 0। तो x2 कितना होगा? 0। तो कंपोनेंट 1 का तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आपको देखो, आपको मैंने बताया था कि P1 इक्वल टू क्या होगा? P1 नॉट X1। अगर X1 मेरा 1 होगा तो P1 की वैल्यू क्या होगी? P1 नॉट मैक्सिमम। जैसे जैसे X1 की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे इसकी वैल्यू मैं कम करूंगा तो P1 की वैल्यू भी क्या होगी सर? कम होगी। और जब X1 0 हो जाएगा तो P1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये पिंक कलर का जो ग्राफ है वो P1 का है। सर उसी तरीके से हम रेड कलर का ग्राफ बनाते हैं हम P2 का। आपको ये पता है P2 की वैल्यू क्या है? P2 नॉट X2। जब X2 0 है तो ये जो ग्राफ है वो 0 से चालू होगा। जैसे जैसे X2 की वैल्यू बढ़ाऊंगा
P2 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब मेरा x2 1 हो जाएगा उस पॉइंट पर मेरा P2 क्या हो जाएगा, P2 नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये रेड कलर का ग्राफ क्या है, मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। अब अगर इन दोनों का सम मैं करूंगा, इन दोनों का क्या कर देंगे बच्चों, सम, दैट बिकम P1 प्लस P2, तो वो P टोटल हो जाएगा। इन दोनों के सम की वैल्यूज इंक्रीज कर देंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ। बहुत इजी है। और जब नॉन आइडियल की बात करेंगे तो नॉन आइडियल में हमारे दो केसेस आते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन आता है या नेगेटिव डेविएशन आता है। अब अगर एक्सपेक्टेड प्रेशर जो है, एक्सपेक्टेड जो प्रेशर है, इफ इट इज मोर देन दी एक्चुअल प्रेशर, तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। और अगर वेपर प्रेशर जो है एक्सपेक्टेड वो कम आया तो हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। तो बनाइए एज इट इज आइडियल वाला ग्राफ, बस पॉजिटिव डेविएशन में एक अपर कर्व P1, P2 और P टोटल पे बना दीजिए। उसी तरीके से जब अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन में जो एक्सपेक्टेड प्रेशर है उसको क्या कर दीजिए, P1 को भी कम कर दीजिए, P2 को भी कम कर दीजिए, तो ऑब्वियसली P टोटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चों। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। जैसे एक अगर कंटेनर है, उसके अंदर मैंने पानी लिया और मैंने उसको एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो पानी विल स्टार्ट बॉइलिंग, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो पानी है लिक्विड सॉल्वेंट है, इट गेट कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, करेक्ट। पर जैसे ही उसमें मैं क्या करूंगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, नमक आप ऐड कर दो। देखना आप घर पे अपनी मम्मी से पूछना, आप लोग के घर पे जो भी खाना वाना बनाते हैं, आपकी मम्मी, दादी, दीदी जो भी है, तो जैसे ही नमक ऐड करेंगे तो होगा क्या सर, बॉइलिंग डिले हो जाएगी। मतलब क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, अब ये चीज समझते हैं। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। जी हाँ, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब बहुत ध्यान से इस ग्राफ को समझना। यहां पर मैंने एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर लिया है। सबसे पहले मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करता हूं। अब प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या है, स्थिति वही है सर कि आपने क्या किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या है, आपका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इस वाले पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पर मैंने क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंट्रोड्यूस कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। कम होते ही ये आ जाएगा बी पॉइंट पर, आ गया। अब बी पॉइंट पर क्या है सर, आपके पास सॉल्वेंट भी है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, तो ये किसका ग्राफ हो गया सर, सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे सर वही स्थिति होगी, क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर क्या किया मैंने, प्रेशर को 1 atm लिया, तो उस प्रेशर पे इस सोल्यूशन का क्या अटेन हो जाएगा सर, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इस सॉल्वेंट का क्या अटेन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी नॉट क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी क्या हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया सर, एलिवेट हो गया, इसलिए इसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना एलिवेट हो गया भैया सर, ये टीबी माइनस टीबी नॉट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा टीबी, दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट। पहली बात जो है आपको समझनी है ये। इसके बाद नेक्स्ट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है भैया, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है सर, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितने मात्रा में डाला है। तो मात्रा की बात करते हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एम। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू एम। ये फाइनल इक्वेशन आती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। एक सवाल इस पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस KB का नाम क्या होता है। अरे सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, हाँ, बट कई बार इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, इसे हम बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों, इसकी यूनिट और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आइए अगले ग्राफ की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझना भैया, फ्रीजिंग कब होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। तो इस ग्राफ में हम टेम्परेचर कम की तरफ ध्यान देंगे। आइए गौर करिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, इस केस में एक लिक्विड सॉल्वेंट लिया है, ये रहा,
ये लिक्विड सॉल्वेंट का, इस पे ध्यान दो, बाकी कहीं ध्यान मत दो। अब मैंने टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। हाँ भैया, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर वेपर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है भैया, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब ये एक वो टेम्परेचर मैंने मान लिया जहां पर आपका लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन फ्रोजन सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट पर क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है, और यहीं पे मैंने क्या किया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट को ऐड करने से क्या होगा बच्चों, सर वेपर प्रेशर कम होगा और वो इस पॉइंट पे आ जाएगा और क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। हाँ जी भैया, अब वापस टेम्परेचर कम करो कम करो कम करो तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा कम होगा कम होगा। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, ये वो पॉइंट है जब मेरा सोल्यूशन जो है वो फ्रोजन हो गया, क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मतलब इनिशियली टेम्परेचर TF नॉट था, सोल्यूशन जब मेरा सॉल्वेंट में या फ्रोजन कंडीशन में कन्वर्ट हुआ तो ये TF हो गया। इस केस में जो है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हुआ। बॉइलिंग पॉइंट के केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, कम होगा, इस तरीके से। तो दिस इज माय डेल्टा TF। तो अब डेल्टा TF की अगर अपन बात करें तो सर डेल्टा TF मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले क्या था सर, पहले था TF नॉट जी सर, और अब क्या हो गया सर, TF कम हो गया। अब ये डेल्टा TF भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के ही प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। इधर KF क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। और इसका एक और अनोखा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दो नाम है, बहुत अच्छे से याद करना, MCQ में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चलिए, ये बात हो गई हमारी किसकी, सर सोल्यूशन चैप्टर की। एक और, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट ग्राफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। भाई कंडक्टिविटी लैम्डा या लैम्डा M वर्सेस रूट C, इसका ग्राफ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन कर्व। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स्ट्रापोलेशन कर्व। अब होता क्या है, हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होता है, ये हमें फॉर्मूला पहले से याद है। मोलैरिटी बोले या कॉन्सेंट्रेशन बोले भैया एक ही बात है। अब इधर देखो, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है सर, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है रूट ऑफ C, और वाई एक्सिस पे मैंने किया है लैम्डा M। क्या लिया है, लैम्डा M। अब जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस तरफ ले जा रहा हूं जीरो की तरफ, तो इस पॉइंट पर क्या है सर, रूट C क्या है, जीरो। कॉन्सेंट्रेशन रूट C क्या है, जीरो। मतलब यहां पर डाइल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट। तो इधर क्या बोलेंगे, रूट C अगर जीरो है तो वॉल्यूम कितना है, इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट पर हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैंने दो चीजें ली है, एक KCl लिया है, तो KCl एक तरीके का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक मैंने लिया है एसिटिक एसिड, ये होता है एक तरीके का वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक्स्ट्रापोलेशन कर्व को अगर मैं देखूंगा तो मैं इजीली क्या कर सकता हूं, इस पॉइंट पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा M की वैल्यू निकाल सकता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बट अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखूंगा, इस तरीके से ग्राफ है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो रेड कलर का ग्राफ है सर, वो कट ही नहीं कर रहा है। जब मेरा रूट C जीरो है तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा M है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक्स्ट्रापोलेशन कर्व से नहीं निकाल सकता। तो सर किससे निकाल सकते हो, कोलराश लॉ से। तो कोलराश लॉ मैं पढ़ाऊंगा, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये है मेरा एक्स्ट्रापोलेशन कर्व। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ की बात करते हैं। तो इसके अंदर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के दो ग्राफ आते हैं। अब आपको मैं सीधी सी बात बताता हूं, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। वही केमिस्ट्री के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर बात करें तो जो रिएक्टेंट होता है टाइम के साथ वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं सर, टाइम जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम इंक्रीज होता है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है सर, इंक्रीज होती है। बस ये चीज याद रखना। तो जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो जीरो पे मैक्सिमम थी, दैट इज R0, वो कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब मैंने कोई भी दो टाइम ले लिया, एक T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने R2 मान ली और T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R1 मान ली। तो ये क्या हो गया सर, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो एवरेज रेट की बात करूं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। सर ये माइनस क्यों लगता है, ये माइनस डिनोट करता है डिक्रीज का, कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है। अब इधर बात करते हैं
टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो यहां पर प्लस आता है, क्या आता है, प्लस आता है। तो एवरेज रेट क्या होती है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, रिएक्टेंट के केस में एक माइनस लगता है, वो डिनोट करता है डिक्रीज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट के केस में प्लस लगता है विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब नेक्स्ट ग्राफ की अपन बात करते हैं, जो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोट कीजिएगा। देखो, आपको पता है कि जीरो ऑर्डर की बात करें तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर जीरो, तभी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी या साइन हटाऊंगा तो यहाँ कांस्टेंट किया जाएगा, और रेट क्या होगी, डी आर अपॉन डी टी विद अ नेगेटिव साइन, ये भी अपन बात कर चुके हैं। तो आर की पावर 0 1 हो गया, तो इट इज ओनली के हियर। अब मैं डेल्टा टी को इधर ले आया, इसको थोड़ा एडजस्ट किया और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। जैसे ही आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो मैंने क्या ले लिया, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट मान ली, और t इक्वल टू कोई t डेफिनेट टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने r मान ली। अब आपको पता है dr का इंटीग्रेशन r होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां लगा दिया है, और k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का तो माइनस k बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन क्या हो गया सर, आप सॉरी dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका t, और t माइनस 0। तो इस इधर आप देखोगे तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के टी प्लस आर नॉट। क्या ये आपको ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा नहीं दिख रहा, हाँ सर दिख रहा है। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर के केस में अगर मैं y एक्सिस में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रखता हूं और x एक्सिस पे टाइम लेता हूं, ठीक है, तो मेरा स्लोप क्या आएगा सर, स्लोप आएगा माइनस के, मतलब डिक्रीजिंग स्लोप होगा। लीनियर होगा, हाँ भैया लीनियर होगा। देख लो t इक्वल टू 0 रखोगे तो r की वैल्यू r नॉट आ रही है, नहीं आ रही सर, t इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू r नॉट आ रही है, डिक्रीजिंग ग्राफ हो रहा है। और एक चीज बताओ, स्लोप क्या होगा सर, इसका स्लोप होगा माइनस के, तो स्लोप क्या हो गया आपका सर, स्लोप हो गया मेरा माइनस के। स्लोप हमेशा याद रखना बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग ऐसे ही इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब आप लोग कहोगे तो मैं निकाल के दिखा दूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री का मैराथन में निकाल रखा है मैंने, आप देख सकते हो। तो लॉग आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं किसमें, लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पूरा मेरा y हो गया और टाइम मेरा x हो गया, और ये जो कांस्टेंट है k अपॉन 2.303 हो गया, हाँ या ना, ये पूरा कांस्टेंट है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ तो सर स्ट्रेट लाइन ही आता है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, और स्लोप क्या हो जाएगा सर, x का कोएफिशिएंट दैट इज k अपॉन 2.303। इस ग्राफ में बस एक चीज है जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि हम किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। क्या मैं log r नॉट अपॉन r वर्सेस टाइम बना रहा हूं या ln r वर्सेस टाइम बना रहा हूं, तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, अब मैं आपको इसका एक नमूना देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि सर माइनस डी आर अपॉन डी टी रेट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर पावर क्या हो जाएगी 1, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर आ जाएगा। अब ये r को इधर और t को इधर ले जा रहा हूं, तो माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। नेगेटिव को एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हैं अपन, तो डी आर अपॉन आर बिकम माइनस के डी टी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं दोनों तरफ क्या करना चाह रहा हूं, इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं बच्चों। तो आइए इंटीग्रेट करता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के डी टी, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो डी आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, एल एन आर इक्वल टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी हो जाएगा। आपको पता है t इक्वल टू जब 0 होता है तो r की वैल्यू r नॉट होती है, या पुट करोगे तो c आ जाएगा आपका ln r नॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा ln r की वैल्यू कितनी आ गई सर, वो आ गई माइनस के टी प्लस ln r नॉट आ गई या नहीं आ गई, ये लीजिए। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं किस किस के बीच में, बहुत ध्यान दीजिएगा, ln r और t के बीच में, तो ये मेरा y हो गया इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये भी डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, बस इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। t जब 0 होगा तो ln r की वैल्यू ln r नॉट होगी। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। t जब 0 होगा तो ln r की वैल्यू ln r नॉट होगी, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। सर स्लोप क्या होगा सर, स्लोप होगा t का कोएफिशिएंट यानी माइनस का k, तो स्लोप हो जाएगा क्या, माइनस का k। ये लो स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में सर, माइनस का k। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंस के साथ ग्राफ बनाएं। और किस किस में पूछा है, पेपर हार्ड नहीं आता बच्चों, बस थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले ग्राफ की, जो कि है आपका
एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ। देखो आइए अब एक्टिवेशन एनर्जी को मैं आपको समझाता हूँ। अब एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है, ये मैंने रिएक्टेंट ले लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ए पॉइंट पर है H2 + I2, इस पॉइंट पर रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ये रही, पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूँ P1 है। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये एक बीच में इंटरमीडिएट बनाएगा कुछ इस तरीके का कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो टूटता हुआ दिखेगा आपको, और आयोडीन के साथ जो है वो बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, और आयोडीन का भी आपस में बॉन्ड टूटता हुआ दिखेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब इंटरमीडिएट बनता है तो मेरी जो रिएक्शन है उसकी जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, मैक्सिमम, ये रही वो मैक्सिमम। और उसके बाद जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वापस रिटर्न करता है ग्राउंड स्टेट में, तो ये 2HI के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए, तो ये बी पॉइंट पर क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो एनर्जी है ए से लेकर सी तक, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, प्रोडक्ट से इंटरमीडिएट बनाने की जो एनर्जी है उसे ईए बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब यही अगर मैं रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ अगर कोई कैटलिस्ट करवा देता हूं, क्या करवा देता हूं, कैटलिस्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कौन करता है, कैटलिस्ट करता है। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना जल्दी प्रोडक्ट बनता है। तो दिस इज व्हाई कैटलिस्ट इज यूज्ड हियर। ठीक है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी की बात। आगे एक आरएनएस कर्व में बता देता हूं मैं आपको कि मैंने यहां ln k लिया है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे 1/T 1 टेम्परेचर लिया है। इसके लिए मैं आरएनएस इक्वेशन का आपको बता देता हूं, k इक्वल टू क्या होता है, a इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। दोनों तरफ, अब ये ln k है तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेता हूं, ln k इक्वल टू ln ब्रैकेट a इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। अब आप क्लियरली कह सकते हो भाई इसके अंदर ऐसा मत कर देना बच्चों कि हमने क्या किया भैया, हमने लॉग, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ln k विल बिकम ln a प्लस ln e की पावर माइनस EA/RT। अब आपको पता है ये e माइनस EA/RT आगे आ जाएगा, ln e1 बन जाएगा, तो ln k विल बिकम माइनस EA/RT प्लस ln a। ठीक है, तो इक्वल, अब ये अगर अपन ग्राफ देखें, क्या ये ग्राफ वही तो नहीं बता रहा जो अभी अपन इतनी देर से कर रहे हैं, y इक्वल टू यहां पर ये माइनस EA/RT को मैंने m मान लिया और 1/T को x मान लिया प्लस c, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो स्ट्रेट लाइन आएगा, माइनस EA/R तो स्लोप हो जाएगा, माइनस EA/R तो भैया क्या हो गया, मेरा स्लोप हो गया। उसके अलावा सर, उसके अलावा इंटरसेप्ट, अगर y इंटरसेप्ट की बात करें, यानी अगर 1/T यानी x अगर 0 होगा तो y की वैल्यू c के बराबर, यानी ln x की वैल्यू ln a के बराबर, तो सर ln k की वैल्यू ln a के बराबर। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा ln a कहलाता है, और इस तरीके से ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ln k वर्सेस 1/T का ग्राफ है। लास्ट एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ बताता हूं मैं आपको, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सीरीज 1, 2 और 3 की बात करता हूं। सबसे पहले सीरीज 1 की अगर बात करूं तो जैसे जैसे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट जैसे ही मैं क्रोमियम के बाद मैग्नीज पे पहुंचूंगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, तो ये आप देखते हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अनपेयर्ड है यहाँ पर, बट ये करना नहीं चाहेगा, बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ड्रास्टिकली क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो Mn पे क्यों डिप देखते हैं, ये भी सवाल आता है। और फिर वापस वही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर FeCO और निकल की तरफ क्या होगा, कम होता हुआ आपको स्लाइटली दिखेगा। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर है। तो ये है आपका ग्राफ्स। इतने ग्राफ अगर अपन बुक 1 के कंप्लीट करके जाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।